नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे CNT एक्ट 1908 के अध्यायों को और इसके अंतर्गत हम जानेंगे अध्याय 2 तथा अध्याय 3। अध्याय 2 में कितनी धाराएं शामिल हैं, अध्याय 3 में कितनी धाराएं शामिल हैं तथा इनके मुख्य प्रावधान क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं इन सब महत्वपूर्ण बातों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 2 CNT एक्ट का जो अध्याय 2 है उसमें 4 से लेके 8 धाराएं शामिल हैं। 4 से लेके 8 तक की जो धाराएं हैं वो शामिल है। इसके पहले हम लोगों ने अध्याय 1 पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने जाना था कि 1 से लेके 3 तक जो धाराएं हैं वो शामिल थे। अध्याय 2 में जो धाराएं हैं वो हैं 4 से लेके 8 तक। और ये जो अध्याय 2 है इसमें किस चीज की जानकारी दी गई है, तो अध्याय 2 में काश्तकारों के वर्ग की जानकारी दी गई है, यानी काश्तकार के कौन कौन से वर्ग होते हैं इसकी जानकारी हमें दी गई है। तो ये जो धारा 4 है इसमें काश्तकार के वर्ग हैं और काश्तकार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो इसमें आते हैं भूधारक, रैयत, दर रैयत तथा मुंडारी, खुटकट्टी दारी। ये सभी जो हैं वो काश्तकार के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे कि जो रैयत होते हैं जो कि काश्तकार के अंतर्गत आते हैं उसके कितने प्रकार हो सकते हैं, तो उसके 3 प्रकार हो सकते हैं। अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत तथा खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। ये 3 प्रकार हैं किसके, तो ये रैयत के प्रकार हैं। ये जो अधिभोगी रैयत है ये कौन होते हैं, तो ये वे व्यक्ति होते हैं जो जिन्हें अपनी जमीन, जो भूमि वो धारण करते हैं या जो भूमि वो धारित करते हैं उसका अधिभोग करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है, यानी उनकी भूमि से वे लाभ कमा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे भूधारक को अधिभोग रैयत कहा जाता है। दूसरा आता है अनाधिभोगी रैयत। तो अनाधिभोगी रैयत कौन हो जाएंगे, तो वैसे व्यक्ति, जस्ट उसका ये ऑपोजिट हो जाएगा कि वैसे व्यक्ति जिन्हें अपनी धारित भूमि का अधिभोग करने का अधिकार प्राप्त ना हो, यानी अपने जो जमीन है उससे वो किसी तरह का लाभ जो है वो ना ले सकें, उसका उपयोग ना कर सके, तो वैसे रैयतों को अनाधिभोगी रैयत कहा जाता है। फिर जो तीसरा प्रकार है वो है खुटकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत। तो खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत कौन होंगे, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि खुटकट्टी क्या होती है। तो जैसे हम लोगों ने कि पिछले क्लास में भी जाना था कि खुटकट्टी क्या है, कि मुंडाओं के द्वारा जो जंगलों को साफ करके अपने लिए जो जमीन उन्होंने तैयार की थी कृषि के पर्पज से, तो उन जमीनों को खुटकट्टी भूमि कहा जाने लगा और वहाँ जो लोग बसने लगे, जिनका खूंट तैयार होने लगा, यानी उनकी वंश परंपरा जब वहाँ पे चलने लगी तो उसे खुटकट्टी दार कहा जाने लगा। तो इस तरह से जो मुंडाओं के द्वारा जो जमीन तैयार की गई, जो भूमि तैयार की गई है कृषि के लिए, जो वैसे भूमियों पर उनके वंशजों, यानी कि एक के बाद दूसरे का अधिकार, दूसरे के बाद तीसरे का अधिकार, जो उन दूसरों तीसरों को जो अधिकार प्राप्त होता है वैसे व्यक्ति को ही कहा जाता है खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। यानी सबसे पहले जो जिन पूर्वजों ने या जिन लोगों ने जो सबसे पहले आके यहाँ बसे होंगे उन्होंने जो जमीनें तैयार की थी उनके द्वारा अधिकार दिया गया अगले पीढ़ी को, फिर उसके बाद अगले पीढ़ी को। तो इस तरह से ये जो अधिकार ट्रांसफर हुआ एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो इसे ही कहा गया खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। तो ये 3 प्रकार हुए रैयत के। अब हम आगे जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये तो था धारा 4 के अंतर्गत, यानी धारा 4 में हमें काश्तकारों के वर्ग के बारे में जानना है और उसी के अंतर्गत इतनी सारी बातें हमें जाननी थी। इसमें एक चीज़ और मैं लिखना भूल गई थी, ये मैंने बाद में मेंशन किया है, दर रैयत। यहाँ एक वर्ड आया है दर रैयत। तो वो दर रैयत कौन होते हैं, तो वैसे व्यक्ति जो रैयत के अंतर्गत आते हैं। ऐसा काश्तकार या रैयत जो किसी रैयत के अधीन हो, यानी कि एक रैयत के अधीन ही एक रैयत और आ जाए तो उसे ही कहा जाता है दर रैयत। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम धारा
5 पे। धारा 5 में क्या दिया हुआ है? तो धारा 5 का प्रावधान है भूधारक का अर्थ। यहाँ दिया हुआ है धारा 5 में दिया हुआ है भूधारक का अर्थ। जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि भूधारक का अर्थ क्या होना चाहिए। तो इसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अपनी या दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए हैं तथा उसका लगान चुकाता हो। तो यहाँ भूधारक का अर्थ वैसा व्यक्ति हो जाएगा जिसे अपनी जमीन है या फिर वो किसी दूसरे की जमीन को धारण करता है और उसे खेती के लिए धारण करता है और उसका लगान वो उस व्यक्ति को जिससे उसने धारण किया है उसे वो चुकाता है। तो इस तरह से क्या हो गया कि वह व्यक्ति जो अपने या दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण करता है और उसका लगान चुकाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भूधारक कहा जाता है। यह है धारा 5। अब आता है धारा 6 यानी रैयत का अर्थ। धारा 6 में क्या दिया गया है? तो इसमें रैयत का अर्थ समझाया गया है और यह भली भांति ही समझते होंगे कि रैयत का अर्थ क्या होता है। तो वैसे व्यक्ति जिन्हें खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो, वो व्यक्ति जिसे खेती करने का अधिकार प्राप्त हो, उस व्यक्ति को रैयत कहा जाता है। यह है धारा 6। ऐसा पूछा जा सकता है कि रैयत का अर्थ जो है वो किस धारा में दिया गया है? तो ये धारा 6 में दिया गया है। ये किस अध्याय के अंतर्गत आएगा? तो ये अध्याय 2 के अंतर्गत आएगा। अब है धारा 7। धारा 7 में क्या बताया गया है? तो खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ। अब भी हम लोगों ने खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में जाना, तो इसी का जो अर्थ है वो बताया गया है धारा 7 में। वैसे रैयत जो वैसी भूमि पर अधिभोग का अधिकार रखते हों जिसे उसके मूल प्रवर्तकों या उसकी परंपरा के वंशजों द्वारा जंगल में कृषि योग्य भूमि के रूप में विकसित किया गया हो, तो उसे खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत कहा जाता है। ये वही चीज़ है कि जब जंगलों को साफ करके मुंडाओं के द्वारा खेती के लिए ज़मीन तैयार की गई, उसको विकसित किया गया और उसके बाद उनसे ही वो अधिकार जो है वो दूसरों को प्राप्त हुआ उस पर खेती करने का और उस जमीन पर रहने का, यानी कि उसकी परंपरा के वंशजों द्वारा ही जंगलों में कृषि योग्य भूमि को विकसित किया गया और खुटकट्टी अधिकार जो है उनको दिया गया। यानी एक के बाद एक को अधिकार बढ़ा देते जाना या उसे आगे बढ़ाते जाना। यानी एक ने भूमि को साफ किया, कृषि योग्य उसे बनाया और फिर उसका अधिकार जो है अगली पीढ़ी को दिया या अपने अन्य लोगों को दिया, फिर उन अन्य लोगों ने उस पर कृषि किया और फिर उनके बाद जो उनके आगे जो वंशज आए वो उन्होंने उनको ट्रांसफ़र किया। तो इस तरह से एक के बाद दूसरे को जो अधिकार प्राप्त हुआ, मुंडाओं की ज़मीन या खुटकट्टी का अधिकार जो प्राप्त हुआ, उसे ही कहा गया खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। अब आता है धारा 8। धारा 8 में क्या दिया है? तो मुंडारी खुटकट्टीदारी का अर्थ। मुंडारी अभी तो हम लोगों ने पढ़ा खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत। अब हमें जानना है मुंडारी खुटकट्टीदारी का अर्थ। ये क्या होता है? वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो। तो ये जो मुंडारी खुटकट्टीदारी है, इसका अर्थ ये हो गया कि यह वह मुंडारी है जिसने जंगली भूमि को किसी हिस्से को जोत में लाने के लिए, यानी कि जंगली भूमि के किसी हिस्से को जमीन का टुकड़ा बनाने के लिए अधिकार अर्जित किया हो। यानी जंगल जो है पूरा, उसमें से कोई मुंडारी है जिन्होंने किसी एक भाग को उस भाग को साफ करके खेती योग्य भूमि बनाने के लिए उस भूमि को अपना जोत बनाया हो, जमीन का टुकड़ा तैयार किया हो। और ऐसा अधिकार जिसने अर्जित किया है, खेती बनाने का अधिकार, यानी जंगलों को साफ करके जो खेती बनाने का अधिकार जिस मुंडारी व्यक्ति ने प्राप्त किया है, अर्जित किया है, उस अधिकार उसी व्यक्ति को मुंडारी खुटकट्टीदारी कहा जाता है। जंगलों को साफ करना, खेती योग्य जमीन बनाना, ये अधिकार जिनको प्राप्त है या जिन्होंने इस अधिकार को अर्जित किया है, उसे ही कहा गया है मुंडारी खुटकट्टीदारी। तो ये हो गया इसका अर्थ। मैं आशा करती हूँ कि शायद मैंने जो समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ठीक से ना समझ में आए तो मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं, ताकि मैं कोशिश करूँ कि नेक्स्ट क्लास में आपको और अच्छे से इन सब चीज़ों को समझा सकूँ। खैर, अब हम कंटिन्यू करते हैं।
अब आता है अध्याय 3। तो अभी तक हम लोगों ने जाना अध्याय 2, जिसमें धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7 और धारा 8 आते हैं। अब हम जानेंगे अध्याय 3 के बारे में, जिसमें धाराएं हैं 9 से लेके 15 तक। और इसमें क्या दिया हुआ अध्याय 3 में, इसमें भूधारक के बारे में बताया गया है। अब हम जानेंगे अध्याय 9 के बारे में कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो किसी भूधारक के जमीन का लगान जो स्थायी बंदोबस्त के समय से परिवर्तित नहीं हुआ हो तो उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। अध्याय 9 जो है उसमें क्या दिया हुआ है कि कोई भूधारक है जिसके जमीन का लगान जिस समय स्थायी बंदोबस्त हुआ था उस समय उसके लगान में अगर वृद्धि नहीं की गई थी तो उसमें कोई वृद्धि जो है वो कभी भी नहीं होगा। यानी स्थायी बंदोबस्त के समय अगर लगान में वृद्धि नहीं हुई है किसी व्यक्ति के जमीन का या किसी व्यक्ति भूधारक का, तो उसके लगान में कभी भी वृद्धि जो है नहीं किया जा सकेगा। वो जैसा था वैसा ही, जितना लगान उसका पहले से तय था उतना ही लगान वो हमेशा देता जाएगा, यानी वृद्धि किसी प्रकार का नहीं होगा। तो ये दिया हुआ है धारा 9 में। फिर नेक्स्ट है धारा 9 का क। ये बुक्स में कुछ डिफर दिया हुआ, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, तो मैंने इन 1-2 बुक्स से अलग अलग इसे यहाँ पे मेंशन किया है। तो 9 का क जो है उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि। भूधारक या ग्राम मुखिया जो होता है उसके लगान में वृद्धि कैसे हो सकता है, इसकी जानकारी दी गई है धारा 9 का क में। भूधारक या ग्राम मुखिया का लगान केवल उपायुक्त के पास दिए गए आवेदन पर पारित आदेश या राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश से ही बढ़ाया जा सकता है। यानी जो भूधारक होते हैं या ग्राम मुखिया होते हैं उनके लगान में वृद्धि कैसे हो सकती है, तो उनके लगान में तभी वृद्धि हो सकेगी जब आवेदन पारित होना होगा उपायुक्त के द्वारा और आदेश दिया जाएगा राजस्व अधिकारी के द्वारा। यानी कि जो उपायुक्त हैं के पास आवेदन देना होगा और दिए गए आवेदन पर पारित आदेश जो होगा या राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश से ही बढ़ाया जा सके। यानी कि उपायुक्त के पास जो आवेदन दिया गया है उनके द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है या फिर राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश से ही बढ़ाया जा सकता है। यानी ये 2 अधिकारी हैं जो ग्राम मुखिया या भूधारक का जो लगान है उसे बढ़ाने का अधिकार रखते हैं। कौन, तो उपायुक्त या फिर जो राजस्व अधिकारी हैं वो, इन दोनों के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है लगान को। खैर ये था धारा 9 का क। अब आता है धारा 10। धारा 10 में क्या दिया हुआ है, तो धारा 10 में है कतिपय भूइहरों का लगान वृद्धि के लिए दायी न होना। जो कुछ भूइहर होंगे उनका लगान वृद्धि के लिए दायी नहीं होगा। तो वो कौन से भूइहर होंगे जिनका लगान जो है वो वृद्धि के लिए दायी नहीं होगा, तो हम आगे देखते हैं क्या है। ऐसे भूइहर जिसकी भूमि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अधीन किसी रजिस्टर में व्यक्त की हो उसकी भूमि के लगान में वृद्धि नहीं होगी। तो वो भूइहर कौन थे, तो उरांव के द्वारा जंगलों को साफ कर जो खेती योग्य भूमि बनाई गई थी उसे कहा गया था भूइहरी जमीन और इन्हें कहा गया भूइहर। तो ये जो भूइहर है वे भूइहर जिनकी भूमि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम जो 1869 ईस्वी में बना था, रखालदास हल्दर के रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट के आधार पर, तो उन्होंने जो रजिस्टर रखालदास हल्दर ने जो रजिस्टर तैयार किया था जिन्हें कि जिम्मा मिला था 1862 ईस्वी में, और उन्होंने उनके द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर ये डिसीजन लिया गया था, रजिस्टर तैयार किया गया था। और उसी रजिस्टर में व्यक्त जो भूमि है उसके लगान में, उस रजिस्टर में जो भूमि का अंकन किया गया या जिस भूमि को चढ़ा दिया गया है, जिस भूमि का जिक्र उसमें कर दिया गया है, उस भूमि में लगान की वृद्धि जो है वो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि बुक्स में जो है छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम के जगह पे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसे यहाँ भूधृति अधिनियम इसलिए लिखा है क्योंकि 1869 का जिक्र हो रहा है और 1869 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम था, ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। अगर इसके बारे में आप लोग कंफर्म है तो मुझे जानकारी जरूर दीजिएगा क्योंकि मैं भी बुक्स से ही आप लोगों को बताती हूँ। तो किसी तरह का भी अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के द्वारा मुझे भी बताएं और आप खुद भी उसे क्लियर करें। तो खैर अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो ये वे भूंयर होंगे जिनका छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम के द्वारा जो रजिस्टर तैयार किया गया था उसमें जिन भूंयरों की जमीन को व्यक्त कर दिया गया उन भूंयरों की जमीन पर लगान की वृद्धि नहीं होगी, यानी वे भूंयर जो है अपने बढ़े हुए लगान को नहीं वे पे करेंगे। तो ये दिया हुआ है किसमें, ये है धारा 10 में। अब हम जानेंगे धारा 11 के बारे में। इसमें क्या दिया हुआ है, तो धारा 11 में दिया हुआ है भूधृतियों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण। भूधृतियों के कतिपय यानी कि जो भूमियां हैं उनका जो अंतरण होता है, यानी जो ट्रांसफर होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर भूमि दी जाती है तो उन अंतरणों का क्या करना है, उसका रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए। ये किस में दिया हुआ है, ये धारा 11 में दिया हुआ है। यानी कि जब किसी भूधृति या उसके किसी भाग का अंतरण, भूधृति भूमि जो है उसका जो अंतरण होता है, या माने कि एक आदमी से दूसरे आदमी को अगर दिया जाता है तो उत्तराधिकारी विरासत विक्रय दान या विनिमय द्वारा, यानी किसी भी प्रकार से, चाहे उत्तराधिकारी के द्वारा हो, यानी कि अगर मेरा जमीन है और मैंने उस जमीन को अपने बेटे के नाम अगर कर दिया है तो ये हो गया अंतरण। तो अंतरण किसी भी तरह से हो सकता है, विरासत में भी मिल सकता है, विक्रय में भी हो सकता है, खरीदारी भी हो सकता है, बेचा भी जा सकता है, दान भी दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि एक व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति को वो भूमि दिया जाता है, उसके नाम पे किया जाता है, तो उसे ही अंतरण कहा जाता है। और इसमें तो अंतरिति का नाम भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। और इस तरह से जब मान लीजिए कि मैंने अपनी भूमि अपने बेटे के नाम, अपनी जमीन को अपने बेटे के नाम अगर किया है, तो उस भूस्वामी, जो भूस्वामी, यहाँ भूस्वामी का जिक्र किसके पास और किसके बारे में कहा जा रहा है, सरकार के पास। यानी कि सरकार के पास वो जमीन मेरे नाम से है, जब मैंने इसका अंतरण किया, इसे ट्रांसफर किया, अपने बेटे के नाम मुझे किया, तो मेरे बेटे का नाम जो है वो उस भूस्वामी के कार्यालय में अंकित होना चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। अब जो है, जो जमीन मैंने उसे दी है, उस जमीन पे मेरा नाम ना होके उसका नाम जो है वो रजिस्ट्रीकरण वहां पे होना चाहिए, ये बताया गया है। यानी कि भूमि का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो रजिस्ट्री, जिसके पास वो भूमि जा रही है उसका नाम जो है वो भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। यही है एग्जैक्ट बात, यही है धारा 11 में इसी चीज को बताया गया है कि भूधृतियों के कतिपय अंतरणों का जो है वो रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए। यह है धारा 11। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। 12, 13, 14 धारा, 14, 15 इतनी धाराओं को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम अध्याय 3 जो है उसे समाप्त कर लेते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। अब हम जानेंगे धारा 12 के बारे में, अध्याय 3 में शामिल जो धारा 12 है उसके संबंध में। इसमें क्या प्रावधान दिया गया है, तो यदि कोई भूस्वामी धारा 11 से जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता हो और अंतरिति उपायुक्त के पास आवेदन कर सकेगा एवं उचित जांच के बाद उपायुक्त अंतरण रजिस्ट्री होने का आदेश दे सकता है। यानी कि यदि कोई भूस्वामी जो है वो धारा 11 से जमीन की रजिस्ट्री करने से अगर इनकार करता है, यानी कि जो अंतरण होता है उससे के बाद जो अंतरिति होता है उसका रजिस्ट्रीकरण जो करना होता है भूस्वामी के कार्यालय में, तो वहाँ पे अगर भूस्वामी जमीन की रजिस्ट्री करने से अगर इनकार कर दे तो इस हालात में जो अंतरिति है वो क्या कर सकता है, वो उपायुक्त के पास आवेदन कर सकता है और उपायुक्त जो है वो उचित जांच करने के बाद ये आदेश दे सकता है कि जो अंतरण है उसकी रजिस्ट्री की जाए। यानी उपायुक्त जो है इसकी जांच करने के बाद अंतरण की रजिस्ट्री करने का आदेश जो है वो दे सकता है। तो ये है धारा 12 का प्रावधान। अब है धारा 13। इसमें क्या प्रावधान है, तो भूधृति का विभाजन या लगान का वितरण। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि किसी भूधृति के विभाजन या वितरण की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से भूस्वामी को भेज देने के बाद भूस्वामी उस भूधृति का विभाजन एवं अलग अलग भाग का लगान निर्धारित कर सकेगा। क्या है कि अगर किसी भूधृति, किसी जमीन का अगर विभाजन होता है
तो उसका लगान का भी वितरण होना चाहिए। यानी कि अगर किसी भूमि को विभाजित किया जाता है तो उसका लगान भी अलग अलग उस भूमि के विभाजन के हिसाब से लगान को भी विभाजित कर दिया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि अगर भूधृति के विभाजन या वितरण की सूचना अगर रजिस्ट्रीकृत डाक से अगर भूस्वामी को दी जाती है तो भूस्वामी को ये अधिकार है कि वो भूधृति का विभाजन करे और अलग अलग भाग का लगान जो है वो निर्धारित करे। ये कौन करेगा? तो ये भूस्वामी करेगा। अगर उसको रजिस्ट्रीकृत डाक से इसकी जानकारी दे दी जाए कि जमीन का जो है वो विभाजन या लगान का वितरण करना है या जमीन का विभाजन हो गया है तो उसके अलग अलग भागों का लगान भी विभाजित होना चाहिए। तो ये काम भूस्वामी जो है वो कर सकता है। कब? जब उसे डाक के द्वारा सूचना दे दी जाए उसके बाद। यदि भूस्वामी विभाजन या लगान के वितरण पर आपत्ति करता है तो इसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन दिया जा सकता है। अब इस हालत में क्या है कि यदि रजिस्ट्रीकृत डाक से अगर भूस्वामी को ये इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है उसके बावजूद अगर भूस्वामी इस विभाजन या लगान के वितरण पर आपत्ति व्यक्त करता है तो इसकी सूचना भी किसे दी जा सकती है? तो इसकी सूचना भी जो है वो उपायुक्त के पास दिया जा सकता है। यानी उपायुक्त के पास इसके लिए आवेदन दिया जा सकता है कि भूस्वामी जो है वो लगान के वितरण से इनकार कर रहे हैं या उस पर आपत्ति जता रहे हैं। तो इसका जो उपायुक्त है उसके पास इसका आवेदन दिया जा सकता है। फिर आता है धारा 14। यह है पुनर्ग्रहणीय भूधृति के पुनर्ग्रहण पर विलंगमों का वातिलीकरण। वातिलीकरण का अर्थ होता है खारिज होना। यानी कि जो पुनर्ग्रहणीय भूधृति होते हैं उसके पुनर्ग्रहण पर कुछ खास मौके ऐसे होते हैं या कुछ खास ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे ये पुनर्ग्रहण जो है वो खारिज हो जाता है। तो ये किस टाइप की ज़मीनें या वे कौन सी परिस्थितियां हैं जहाँ पे पुनर्ग्रही कृत जो ज़मीनें होती हैं उसका पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो ये बताया गया है धारा 14 में। कोई जमीन जो पुनर्ग्रहण योग्य हो अपने पुनर्ग्रहण की तिथि पर पुनर्ग्रहित हो जाएगी। तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोग जो है अपनी ज़मीनों को पट्टे पर देते हैं और एक समय दिया जाता है कि कितने सालों या कितने दिनों या कितने हफ्तों तक वो ज़मीन जो है किसी को पट्टे पर दी गई है। तो उसके बाद वो जो एक एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट का एक डेट होता है और वो डेट जैसे ही पूरा हो जाता है तो जो ज़मीन अगर मान लीजिए मैंने वो ज़मीन किसी को दी है तो मैंने अगर एक साल का डेट दिया है तो एक साल के पूरा होने के बाद ही वो ज़मीन मेरे पास जो है वो मैं उसे पुनर्ग्रहित कर सकती हूँ। ऐसा प्रावधान है किसमें? धारा 14 में। लेकिन कुछ खास ऐसे मौके हैं या कुछ खास ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पे जो पुनर्ग्रहित ज़मीनें हैं उसे पुनर्ग्रहित नहीं किया जा सकता। तो वे मौके कौन से हैं या वो परिस्थितियां कौन सी हैं? तो जो ये निम्न परिस्थितियों में पट्टे पर दी गई जमीन का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है। वो परिस्थितियां हैं कौन सी? तो जहां निवास गृह, निर्माणशाला या अन्य स्थायी भवन निर्मित किया गया हो। यानी अगर किसी तरह का स्थायी भवन अगर बना दिया जाता है तो उस जमीन का पुनर्ग्रहण जो है वो दोबारा नहीं किया जा सकता। फिर दूसरा परिस्थिति क्या है? जहां स्थायी उद्यान, बागान, हौज, नहर, पूजा स्थल, श्मशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थापित कर दिया जाए तो वैसे जमीनों या वैसी भूमियों को भी पुनर्ग्रहित जो है वो नहीं किया जा सकता। फिर है जहां किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत खदान बनाया गया हो। यानी अगर सक्षम प्राधिकार जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अगर प्राधिकृत खदान का अगर निर्माण कर दिया जाए पुनर्ग्रहित जमीनों पर तो वैसे जमीनों का भी पुनर्ग्रहण जो है वो नहीं किया जा सकता है। यानी कि कुछ खास परिस्थितियां हैं जहां से पुनर्ग्रहित जमीन होती हुए भी उसे पुनर्ग्रहित नहीं किया जा सकता है। अब है धारा 15। धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी उस पुनर्ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकेगा। अब क्या है कि धारा 11 के तहत जो जमीनें रजिस्ट्री होती हैं उसके रजिस्ट्री होने पर भी जो भूस्वामी है, धारा 11 के अंतर्गत जो जमीनें रजिस्ट्रीकृत होती हैं तो उसके रजिस्ट्री हो जाने के बावजूद भी भूस्वामी क्या कर सकता है? उस जमीन को पुनर्ग्रहण कर सकता है, पुनर्ग्रहित कर सकता है। भूस्वामी को ये अधिकार है कि धारा 11 के तहत भी अगर भूमि का रजिस्ट्रीकरण हो गया है
तो भी भूस्वामी उस जमीन को पुनर्ग्रहित कर सकता है। यानी कि सरकार की जमीन अगर किसी के पास है, सरकार ने किसी को जमीन दी है, तो वो चाहे धारा 11 के तहत ही क्यों ना दी हो, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा ही क्यों ना दी हो, उसके बावजूद भी अगर सरकार चाहे तो उस जमीन को पुनर्ग्रहण या पुनर्ग्रहित कर सकती है। तो ये है किसमें? यह है धारा 15 में। तो इस तरह से आज हमने अध्याय 2 से लेके अध्याय 3 तक को जाना और इसके अंतर्गत हम लोगों ने अध्याय 2 में धारा 4 से लेके 8 तक जाना और अध्याय 3 में हम लोगों ने धारा 9 से लेके 15 तक जाना। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारियां अध्याय 2 और अध्याय 3 से संबंधित। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट अध्याय को जानेंगे, यानी कि अध्याय 4, अध्याय 5 ऐसे, और इस तरह धीरे धीरे करते करते हम जो है वो उन सारी अध्यायों और धाराओं को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। ये टफ जरूर है, लेकिन अगर हम इस पे दिन 3-4 बार अगर ध्यान से इसको पढ़ें, इसके जो शब्द हैं कठिन शब्द, उसके अर्थ को समझें, तो इसे समझना उतना भी दिक्कत इसमें नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके CNT एक्ट के सभी अध्यायों और धाराओं को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं ये जो प्रयास कर रही हूँ तो ये शायद आपको समझ में आए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आपको इन सारे अध्यायों और धाराओं को समझा सकूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं इसमें एकदम परफेक्ट आऊं, लेकिन मैं कोशिश में हूं कि मैं आप लोगों के सामने इसे इतनी अच्छी तरह से पेश करूं ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। अगर मुझसे इस दौरान किसी तरह का भूल होता है, किसी तरह का मिस्टेक होता है, तो आप इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।